अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं जिस इलाके से गुजर रहा था वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक इलाका था। अमृतसर तक मैं अपने डब्बे में ही रहा और एक मिनट के लिए भी किसी स्टेशन पर डब्बे में से बाहर न निकला। जलिंधर और करतारपुर के दरमियान एक जगह लाइन की मुरम्मत हो रही थी। वहाँ ट्रेन 1.5 घंटा खड़ी रही। इसके बाद अमृतसर का स्टेशन आता था। अमृतसर में इस वक्त रात हो चुकी थी। मेरा ख्याल था कि शायद पठानकोट की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन मिल जाए और मैं पठानकोट के रास्ते से जम्मू पहुंच जाऊं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि पठानकोट सुबह के वक्त गाड़ी जाएगी। अब रात गुजरने का मसला था। मेरा हुलिया ऐसा नहीं था कि मैं किसी अच्छे होटल में जाकर ठहरूं। मुझे मेरे तजर्बों ने बताया था कि ख़ास तौर पर मशरक़ी पंजाब के बड़े होटलों में आमतौर पर कोई ना कोई खुफिया पुलिस वाला ज़रूर मौजूद होता है, जो होटल में आने जाने वालों पर नज़र रखता रहता है। मैले और पुराने लिबास में अगर मैं अच्छे होटल में जाऊंगा तो मुझ पर ज़रूर शक किया जाएगा कि ये मजदूर टाइप का आदमी यहाँ कैसे कमरा किराए पर ले रहा है। इसके अलावा ये बात भी थी कि मेरे पास ज़्यादा रकम भी नहीं बची थी। रेलवे स्टेशन पर रात को पुलिस और CID वाले का गश्त लगा रहता है। मैं प्लेटफार्म पर भी नहीं रहना चाहता था। अचानक मेरे दिमाग में अमृतसर की एक मस्जिद का ख्याल आ गया। इस मस्जिद को इन कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी तहवील में लिया हुआ था, जो कश्मीर से पंजाब में मेहनत मजदूरी करने आते थे। मैंने ये मस्जिद देखी हुई थी। मैं मस्जिद के किसी हुजरे में बड़ी आसानी से रात बसर कर सकता था। मैं कश्मीरी ज़बान भी बोल लेता था। मैं स्टेशन से निकलकर इसी मोहल्ले की तरफ चल पड़ा जहाँ मस्जिद थी। मस्जिद के सहन में एक बल्ब जल रहा था। सहन खाली पड़ा था। मस्जिद की देवड़ी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं देवड़ी में दाखिल हो गया। देवड़ी की बाईं जानिब हुजरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। अंदर 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। वो कश्मीर की ज़बान में बोल रहे थे। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर दरवाज़ा खोलकर एक बूढ़े कश्मीरी ने पूछा, क्या बात है भाई? मैंने कश्मीरी ज़बान में कहा कि मैं परदेसी हूँ, सिर्फ एक रात बसर करने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। बूढ़े ने पूछा, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम पंजाबी की तरह कश्मीरी बोलते हो, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, मैं मालिरकोटले का पंजाबी मुसलमान हूँ। इस वक्त मालिरकोटला की कोई गाड़ी नहीं जाती। यहाँ रात बसर करने का ठिकाना मिल जाए तो मेहरबानी होगी। मैं श्रीनगर में 6-7 साल रहा हूँ। हुजरे में दूसरे आदमी ने आवाज़ देकर कहा, काका कौन है ये? इसे अंदर आने दो। बूढ़े ने मुझसे कहा, अंदर आ जाओ। मैं कोठरी में दाखिल हो गया। अंदर बल्ब रोशन था। बल्ब की रोशनी में मैंने एक सेहतमंद खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान को देखा तो मुझे एकदम ख्याल आ गया कि इस नौजवान को मैंने पहले भी कहीं देखा है। खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान भी मुझे देखकर ठिठक सा गया था। फिर वो एकदम उठकर खड़ा हुआ और बोला, अगर मेरी नज़रें धोखा नहीं खा रही तो तुम्हारा नाम फलां ही है ना? मैंने फ़ौरन कहा, नहीं दोस्त, मेरा नाम फलां नहीं, मेरा नाम तो फलां है। मैं मालिरकोटले का रहने वाला हूँ। खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम फिरोज़ भट्ट है। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ और आज से 2 साल पहले मैं भी दूसरे मुजाहिदों के साथ तुम्हारी कमांड में भारतीय फौजी कैंपों पर शब खून मारता रहा हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना मगर मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इसके बाद मुजाहिद फिरोज़ भट्ट ने मुझे ऐसी निशानियाँ बताईं कि मैंने इसे पहचान लिया। वो खुफिया निशानी मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। मैंने फिरोज़ भट्ट को गले लगा लिया। बूढ़े कश्मीरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे करीब आकर बैठ गया। इसने मुझसे पूछा, क्या किसी खास मिशन पर आए हो बेटा? मैंने कहा, एक खास मिशन की कामयाबी से पूरा करके अब वापस कश्मीर के महात पर जा रहा हूँ। बूढ़े कश्मीरी ने पूछा, क्या पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है? मैंने कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिरोज़ भट्ट कहने लगा, तुम फिक्र न करो, यहाँ तुम पर कोई शक नहीं करेगा। इस मस्जिद में कश्मीरी मेहनत कश्मीरी आते जाते रहते हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ आज की रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। सुबह पठानकोट जाने वाली गाड़ी पकड़कर यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। पठानकोट से मुझे जम्मू की लारी मिल जाएगी। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसी कोठरी में रात बसर करना। फिरोज़ भट्ट तुम्हारे साथ होगा। रात को हम सब ने वहीं खाना खाया। मेरे कपड़े बहुत मैले हो गए थे। फिरोज़ भट्ट ने मुझे अपना धुला हुआ पजामा कुर्ता और वास्किट पहनने को दी। रात के 11 बजे बूढ़ा कश्मीरी चला गया। फिरोज़ भट्ट और मैं वहीं पुराने कालीन पर सो गए। मैं पिछली रात भी ट्रेन में सो नहीं सका था। आंखें बंद करते ही मुझे नींद आ गई। रात का 1 बज रहा था कि बूढ़ा कश्मीरी घबराया हुआ कोठरी में दाखिल हुआ। इसने फिरोज़ भट्ट को और मुझे जगाते हुए कहा, किसने तुम्हारी मुखबरी कर दी है? पुलिस दूसरे डेरे की तलाशी ले रही है, हो सकता है वो इधर भी आ जाए। मैंने कहा, फिक्र न करें, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। फिरोज़ भट्ट बोला, लाला इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? बूढ़े ने कहा, मेरा ख्याल है इसे मस्जिद खैरुद्दीन में जाकर छुप जाना चाहिए। वहाँ हमारे आदमी मौजूद हैं। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि बाजार में हल्का सा शोर उठा। बूढ़ा बोला, पुलिस आ गई है। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बूढ़े कश्मीरी ने कोठरी का एक पट खोलकर घबराई हुई आवाज़ में कहा, सीढ़ियाँ चढ़कर मस्जिद की छत पर चले जाओ। मस्जिद के पीछे लकड़ियों के टाल का अहाता है, वहाँ से निकल जाना, जल्दी करो। मैं फ़ौरन कोठरी में से निकलकर मस्जिद के सहन में आ गया। दीवार के साथ एक दीना ऊपर मस्जिद की तरफ जाता था। मैं दौड़ता हुआ दीने पर चढ़ गया। मस्जिद की छत की दूसरी जानिब नीचे लकड़ियों के टाल का छोटा सा अहाता था। मैं आते में उतर गया। इस वक्त पुलिस मस्जिद की देवड़ी में आ गई थी और आदमियों की ऊंची आवाज़ों में बोलने की आवाज़ें आ रही थी।
मैं रात की खामोशी और अंधेरे में टाल के हाथे से निकला। सामने एक सुनसान गली थी। मैं गली में दौड़ते हुए दूसरी और फिर तीसरी गली में से होता हुआ बाजार में आ गया। खतरा था पुलिस ने इस तरफ से भी नाकाबंदी न की हो, मगर बाजार खाली था। यह हाल बाजार। जैसे ही मैं बाजार से आया, दूर से एक पुलिस के सिपाही ने मुझे देखकर सीटी बजाई और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने सिपाही को अपनी तरफ आते देख लिया था। मैं सामने वाली गली में घुस गया। आगे गलियां ही गलियां थीं, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं पहले तो 2-3 गलियों में दौड़ता चला गया, फिर तेज तेज चलने लगा। मुझे एक ही डर था कि मैं किसी ऐसी गली में ना आ जाऊं जो आगे से बंद हो गई हो। अमृतसर शहर से मैं वाकिफ था, मगर इन गलियों में पहले कभी नहीं आया था। इतना मुझे अंदाजा था कि अगर कोई गली आगे जाकर बंद नहीं हो जाती तो मैं हाथी दरवाजे की तरफ ज़रूर निकल जाऊंगा। मैंने सोच लिया था कि हाथी दरवाजे से मैं रेलवे पुल को अबूर करके दूसरी तरफ खेतों में जाकर छुप जाऊंगा, या फिर वहां से भी आगे किसी वीराने इलाके में निकल जाऊंगा। मैं गलियों गलियों से होता हुआ एक ऐसी जगह में आ गया जिसके आगे एक मैदान था। मैदान के साथ एक सड़क दूर तक चली गई थी। मैंने इस सड़क को पहचान लिया। ये सड़क रेलवे पुल को जाती थी, जिसे रघु ब्रिज भी कहा जाता है। मैं खामोशी से चलता हुआ सड़क पर आ गया। चंद कदमों के फासले पर मेरी बाएं जानिब एक बड़ा सा मंदिर था, जिसमें बड़ी रौनक थी। ढोलक और घंटियां बज रही थी और बहुत से लोग मंदिर में पूजा के वास्ते जा रहे थे। शायद ये कोई त्यौहार मनाया जा रहा था। खूब रोशनियां हो रही थी। मैं रोशनियों से दूर रहकर मंदिर के आगे से गुजर गया। ज़रा दूर गया था कि सड़क पर कुछ फासले पर बिजली के खंभों की रोशनी में मुझे 3 पुलिस के सिपाही नजर आए, जो हाथों में लाठियां थामे मंदिर की तरफ आ रहे थे। मैं वहीं से पलट गया। मेरे सामने मंदिर का दरवाज़ा ही था, जहां पूजा पाठ करने वाले मंदिर में जा रहे थे। मुझे हर हालत में इन पुलिस वालों से बचना था। दूसरे पुजारियों के साथ मैं भी मंदिर में दाखिल हो गया। वहाँ सब हिंदू ही हिंदू थे। मंदिर की देवड़ी में जंजीरों के साथ घंटियां लटक रही थी। हर आदमी वहाँ से गुजरते हुए घंटी को हाथ मार कर इसे ज़रूर बजाता था। मैंने भी वहाँ ऐसा ही किया और हाथ उठाकर एक घंटी बजाई। देवड़ी के आगे एक छोटा सा सहन था, जहाँ शामियाना लगा हुआ था। दरियाँ बिछी हुई थी। काफ़ी लोग दरियों पर बैठे हाथ बांधे झूम झूम कर भजन गा रहे थे। मैंने अपनी बाईं जानिब देखा। इधर चबूतरे पर हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी, जिस पर सुर्ख सिंदूर मला हुआ था। मुझे फौरन ख्याल आया कि सिंदूर के बगैर मैं हिंदू नहीं मालूम हूँगा। मैं भी आगे बढ़कर मूर्ति के पास गया और मूर्ति के पाँव पर उंगली लगाकर थोड़ा सा सिंदूर लिया और अपने माथे पर लगाने के बाद भजन गाने वाले आदमियों के पास एक तरफ को होकर बैठ गया। मैं देखना चाहता था कि अंदर कोई पुलिस वाला सिपाही तो नहीं आ रहा। मेरे साथ ही एक मोटा सा हिंदू लाला बैठा हुआ था। इसकी कलाई पर घड़ी बंधी थी। मैंने इसे गौर से देखा। रात के 2:15 बज रहे थे। अब मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दिन निकल आया तो मेरे लिए शहर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर पुलिस मेरी तलाश में मस्जिद में आ गई थी तो इसका मतलब था कि पुलिस को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी है। घंटों धमाके केस का बड़ा मुलजिम जो तैयारी से छलांग लगाकर फरार हो गया था, जिंदा बच गया है और अमृतसर में है। मैं रात के अंधेरे में ही शहर से दूर किसी गांव की तरफ निकल जाना चाहता था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मुसलमानों की हिजरत कर जाने के बाद इन शहरों में हर तरफ हिंदू और सिख ही आबाद थे। मुसलमान कहीं नहीं थे। अमृतसर शहर में सिर्फ 2 मस्जिदें, एक मस्जिद बोहड़ वाली और दूसरी मस्जिद खैरुद्दीन ही थी, जो कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी तहवील में ले रखी थी। इसके सिवा वहाँ मुसलमान एक भी नहीं था। मैं सोच भी रहा था और साथ ही साथ मंदिर की देवड़ी वाले दरवाजे की तरफ भी देख लेता था। मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं इन लोगों के दरमियान ही बैठा रहूं। अगर उठकर मैंने किसी तरफ को जाने की कोशिश की तो पुलिस को मुझ पर ज़रूर शक पड़ जाएगा और सिपाही मेरे पीछे ज़रूर आएंगे। मैं ये सोच ही रहा था कि भजन गाने वाली मंडली भजन गाते गाते उठ खड़ी हुई और लोगों ने एक जुलूस की शक्ल में सहन के दूसरे बड़े दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं भी इनके साथ भजन गाता, सर को दाएं बाएं हिलाता चल पड़ा। लोगों के साथ बड़े दरवाजे में से गुजरते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब वहाँ 2 और सिपाही भी आ गए थे और चारों सिपाही जुलूस के पीछे पीछे आ रहे थे। मैं भजन गाते गाते आगे को होता हुआ लोगों के दरमियान में आ गया। ये छोटा सा जुलूस भजन गाता एक बाजार में आकर एक तरफ चल पड़ा। मैं भी जुलूस के साथ साथ ही चलने लगा। आगे जाकर बाजार एक तरफ मुड़ गया। वह एक बार फिर मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। चारों सिपाही जुलूस के साथ ही चले आ रहे थे। ये बात मेरे लिए तशवीश का बाइस थी। बाजार तंग थे, खंभों पर बत्तियां जल रही थी। पुलिस के सिपाही अब जुलूस के करीब आकर इसमें शामिल हो गए थे। वो भजन नहीं गा रहे थे, मगर जुलूस में शामिल लोगों का जायजा जरूर ले रहे थे। मैं जुलूस में सबसे अगली कतार के पीछे था। लगता था कि पुलिस किसी भी जगह जुलूस को रोक कर ये चेक करने की कोशिश जरूर करेगी कि इसमें घंटों का मफरूर पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं है। एक तरह से पुलिस के सिपाहियों ने जुलूस को अपने हिसार में ले लिया था। जुलूस कितने ही बाजारों में से गुजर गया था, फिर एक छोटा सा चौक आ गया। मैंने इस चौक को पहचान लिया। यह अमृतसर में सिखों के मशहूर तारीखी गुरुद्वारे दरबार साहब का चौक था। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई कि चौक के सामने की तरफ पुलिस के 6-7 सिपाही खड़े थे। अब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक मुझे दरबार साहब का ख्याल आया। दरबार साहब यानी गोल्डन टेम्पल का दरवाजा दाएं जानिब 6-7 कदमों के फासले पर था। सिख श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल में पाँव धोकर अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा, जुलूस के दरमियान में आ गया, फिर खिसकता हुआ दाएं जानिब हो गया। दाएं जानिब होते ही मैं खामोशी से सर झुकाए जुलूस में से निकलकर दरबार साहब के दरवाजे की तरफ बढ़ा। चौपते के पास बैठकर मैंने अपने जूते उतारे।
पाँव पानी में धोए और सर झुकाए दरबार साहब के बड़े गेट में दाखिल हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। किसी भी वक्त पीछे से कोई पुलिस का सिपाही अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह सकता था, कौन हो भाई तुम। गेट के आगे चंद एक सीढ़ियाँ उतरती थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गया। गोल्डन टेम्पल यानी दरबार साहब में 24 घंटे सिख और हिंदू अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहता है और शुभ कीर्तन और ग्रंथ साहब का पाठ होता रहता है। दरबार साहब में आने के बाद मैंने बहुत हद तक अपने आप को महफूज समझा था। यहाँ आमतौर पर पुलिस दाखिल नहीं होती थी, लेकिन हंगामी हालात में पुलिस आ भी सकती थी। मैंने दरबार साहब के मुकद्दस तालाब के किनारे किनारे आगे की तरफ जाते हुए बड़ी तरकीब के साथ पीछे गर्दन मोड़ कर देखा कि पुलिस मेरे पीछे तो नहीं आ रही। मुझे कोई पुलिस वाला नजर न आया। बहुत हद तक मैं मुतमईन होकर दूसरे अकीदतमंदों के साथ संगमरमर की टाइलों वाले फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। मैं जानता था कि दरबार साहब का एक भी दरवाज़ा गुरु रामदास की सराय में से गुजरकर अमृतसर के कटरा करम सिंह की तरफ निकल जाता है, मगर दरबार साहब से निकलने का मतलब था कि मैं पुलिस के काबू में आ जाऊं। रात के 3 बजे शहर की सड़कों पर फिरते हुए पुलिस मुझे आसानी से पकड़ सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने यही बेहतर समझा कि जितनी देर तक मैं दरबार साहब के अंदर रह सकता हूँ वहीं रहना चाहिए। वहाँ मैं 1 दिन तो क्या 2 दिन भी रह सकता था। वहाँ हर वक्त लंगर जारी रहता था। लंगर से मुझे दाल रोटी हर वक्त मिल सकती थी। रात को मैं दरबार साहब के अंदर ही गुरु रामदास की सराय में से बाहर आए हुए अकीदतमंदों के हमरा सो भी सकता था। अगरचे मेरा प्रोग्राम इतना लंबा नहीं था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के बाद वहाँ से किसी तरफ फरार होने की तरकीब पर हर हालत में अमल करना था। दरबार साहब में मुझे सोचने के लिए वक्त मिल गया था। चलते चलते मैं दरबार साहब के पहलू के आते में से अंदर ही वाकई गुरु रामदास की सराय में आकर एक सत्तून के पास बैठ गया। मेरे माथे पर सिंदूर का टीका लगा हुआ था और शक्ल से मैं हिंदू ही मालूम हो रहा था। दरबार साहब के तालाब के वस्त में जो ग्रंथ साहब का स्थान था, वहाँ शुभ कीर्तन हो रहा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनियाँ थी। इनका अक्स दरबार साहब के पवित्र तालाब में झिलमिला रहा था। वहाँ की इज्जतमंदों को इस कदर तांता बंधा हुआ था कि किसी तरफ मुझे देखने की फुर्सत ही नहीं थी। मैं यही चाहता था कुछ देर तक मैं सतून के पास ही बैठा रहूं। फिर उठकर सराय के बड़े हाल कमरे में मैं आ गया। यहाँ बड़ी रौनक थी। सिख श्रद्धालु अपना अपना बिस्तर लगाए हुए थे। कोई गटका पड़ रहा था, कोई सो रहा था। मैं भी एक तरफ को होकर दरी पर चुपके से लेट गया। कुछ देर के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। बाहर धूप निकली हुई थी। मैं हाल से निकलकर बाहर आया तो देखा एक तरफ लंगर तकसीम हो रहा था। मैं भी इधर आ गया। दूसरे अकीदतमंदों के साथ मैं भी दरी पर एक कतार में बैठ गया। सिख सेवादार हर आदमी के आगे थाली और कटोरा रख जाते थे। दूसरा सेवादार 2 रोटियां और दाल तकसीम करता जाता था। मैंने बड़े इत्मीनान से दाल रोटी खाई और सराय के अंदर बड़े हाल कमरे के कोने में आकर बैठ गया। सारा दिन गुजर गया। रात को मैंने लंगर में बैठकर दाल रोटी खाई और वापस हाल कमरे में आकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। किसी वक्त मुझे ऐसा लगता कि शायद वहाँ से मैं कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। श्री दरबार साहब से बाहर निकलने के 2-3 रास्ते थे, मगर मुझे किसी रास्ते से बाहर नहीं निकलना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाहर निकलने वाले हर रास्ते के बाहर पुलिस मेरा इंतजार कर रही है। दूसरा दिन भी आ गया। मैं सिर्फ 1-2 बार ही सराय के हाल से बाहर निकला था। मुझे अंदेशा था कि पुलिस सफ़ेद कपड़ों में मेरी तलाश में ज़रूर दरबार साहब में आ गई हो। दूसरे दिन तीसरे पहर में थोड़ी देर टहलने की खातिर बाहर निकला तो मुझे एक पुलिस का सिपाही नजर आ गया। हो सकता है कि वो श्री दरबार साहब माथा टेकने के लिए आया हो, लेकिन मुझको यही लगा कि वो मेरी तलाश में फिरता है। मैं जल्दी से सराय के हाल कमरे में आकर दूसरे सिख यात्रियों की ओट में एक तरफ को होकर लेट गया। फिर मुझे ख्याल आया, अगर ये सिपाही मुझे पकड़ने आ रहा होता तो सफ़ेद कपड़ों में आता, वर्दी में ना आता। इसके बावजूद मैं चुपचाप लेटा रहा। मुझे श्री दरबार साहब के अहाते के अंदर रहते हुए 3 दिन गुजर गए। इस दौरान मैं पुलिस की हिरासत से ज़रूर महफूज रहा। मैंने अपनी जेब में जो रकम बची हुई थी इसका जायज़ा लिया। दरबार साहब में तो मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ था। लंगर से दोनों वक्त खाने को मिल जाता था। मैंने देखा कि मेरे पास 35 रुपये बाकी रह गए हैं। ये रकम जम्मू तक पहुंचने के लिए काफ़ी थी। मैं आगे 2 पहाड़ियों में पैदल सफ़र करके भी कश्मीर की वादी में पहुंच सकता था। मैं 2 बार जम्मू से पैदल पहाड़ियों में 3-4 दिन तक का सफ़र करता कश्मीर जा चुका था। वो रात मैंने दरबार साहब में ही गुजारी और अल्लाह का नाम लेकर मुँह अंधेरे दरबार साहब के दूसरे दरवाजे की तरफ से निकल गया। इन रास्तों, इन बाजारों और गलियों को मैं जानता था। अभी रात का अंधेरा था, दुकानें बंद थीं। सारी रात पहरा देने वाले चौकीदार और रात को गश्त करने वाली पुलिस की पार्टियां भी वापस अपने अपने थानों में जा चुकी थीं। इनकी ड्यूटियां पिछले पहर के 4 बजे तक होती थीं। बाजारों में जहां कहीं भी कोई मंदिर था वहां से घंटियां बजने और भजन कीर्तन की आवाज़ें आ जाती थीं। मैं खाली खाली बाजारों के दरमियान में चलने के बजाय दुकानों के साथ साथ चल रहा था। बाजारों में खाकरोब झाड़ू वगैरह दे रहे थे। कभी इस वक्त अमृतसर शहर की मस्जिदों से अजानों की रूह परवर आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। अब मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें आ रही थीं। ये ज़माने के इनकलाबात थे। ये इनकलाबात मेरी समझ से बाहर थे। किसी बाजार में मुझे हिंदू मर्द और औरतें मंदिरों की तरफ जाती हुई हरि कृष्ण हरि रामा के श्लोक पढ़ती मिल जाती थी। मैं भी इनके करीब से गुजरते हुए श्लोक ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगता था। जब मैं इन हिंदू औरतों और मर्दों से आगे निकल जाता था तो लाहौल वाला कुवत पढ़कर दिल ही दिल में कलमा पाक का विद करने लगता था।
मैंने अपने दिल में जो रूट सोच रखा था वो ये था कि मैं हाथी गेट से निकलकर सीधा रेलवे ब्रिज की तरफ जाऊंगा जो गोलबाग के हक में था, और रेलवे पुल पर जाने के बजाय पुल के नीचे से रेलवे लाइन पर आ जाऊंगा और रेलवे लाइन के साथ साथ जलिंदर की तरफ चलना शुरू कर दूंगा। और शरीफपुर से ज़रा आ गया अमरूद के बागों करीब जब रेल पुल की एक पटरी बाईं जानी बटाला गुरदासपुर की तरफ मुड़ जाती है तो मैं भी जलिंदर वाली लाइन छोड़कर बटाले गुरदासपुर वाली लाइन पर चढ़ जाऊंगा। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था और आसमान पर सुबह का उजाला नमूदार होना शुरू हो गया था। मैं रेलवे लाइन से काफ़ी परे हटकर रेलवे यार्ड के अहाते की दीवारों के साथ चल रहा था। चलते चलते मैं अमृतसर शहर के रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गया। एक इंजन छनट करता हुआ शोर मचाता मेरे करीब से गुजर गया। जिस वक्त मैं अमरूद के बागों वाले मोड़ कर बटाला गुरदासपुर की ब्रांच लाइन पर आया तो सूरज तलू हो रहा था और चारों तरफ दिन की रोशनी फैल चुकी थी। अब मुझे बड़ी एहतियात की ज़रूरत थी। मैंने माथे पर जो सिंदूर का टीका लगाया हुआ था अब इसका फीका सा निशान बाकी था। रेलवे लाइन की दोनों जानिब खेत थे। कहीं कहीं सिख किसान खेतों में हल चलाते नजर आ जाते थे। एक खेत में ट्रैक्टर चल रहा था। मैं रेलवे लाइन के साथ ही चलता रहा। खेतों में चलने से खौफ का किसी किसान वगैरह से आमना सामना हो सकता था और मैं लोगों की नज़रों से दूर रहना चाहता था। पैदल चलने की मुशक्क़त का मैं आदी था। मैं इस ख्याल से मुतमईन था कि मैं सबसे ख़तरनाक इलाके यानी अमृतसर से निकल आया हूँ, जहाँ पुलिस और इंटेलिजेंस बाकायदा मेरे पीछे लगी हुई है। मौसम की सूरत हाल ये थी कि पंजाब में बरसात का मौसम गुजर चुका था। सितंबर का महीना शुरू हो गया था। दरबार साहब में मैंने चंबा गांतड़ा से आए हुए सिख यात्रियों की ज़बानी सुना था कि ऊपर पहाड़ों में बड़ी बारिशें हो रही हैं और दरियाओं में सैलाब आया हुआ है। पंजाब में रात को हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। अमृतसर से बटाले का फासला 48 मील है। मैं किसी न किसी तरह बटाले पहुंचना चाहता था। बटाले से मैं जम्मू जाने वाली कोई ट्रेन में जा सकता था और लारी भी मिल सकती थी। मैं मुँह अंधेरे अमृतसर से चला था। दोपहर तक मैं खास रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता चलते काफ़ी फासला तय कर चुका था। रास्ते में एक छोटा सा गाँव आ गया। ये सिखों का गाँव था। खेतों में सिख काम करते नजर आ रहे थे। गांव के बाहर एक जगह एक औरत दाने भून रही थी। मैंने 2 रुपए देकर मकई के भुने हुए दाने लिए और रेलवे लाइन की ओट में एक खेत में बैठकर खाने लगा। इसके बाद मैंने एक कुएं पर जाकर पानी पिया जहां औरतें पानी भर रही थी। ना मैंने किसी औरत से ज़्यादा बात की, ना औरतों में से किसी ने मुझसे फालतू बात की। मैं खेतों के दरमियान आगे चल पड़ा। मुझे थकावट महसूस होने लगी थी। मैं कमाद के एक खेत के पास आड़ में बैठ गया। एक गन्ना तोड़ा और इसे चूसने लगा। जब मेरी थकान ज़रा दूर हो गई तो उठा और बटाले की तरफ जाती रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। 6-7 मील का फासला तय करने के बाद मैं फिर एक जगह खेतों में आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा चलने लगा। इस तरह मैं शाम होने से ज़रा पहले बटाले पहुंच गया। कभी ये छोटा सा शहर होता था जिसकी 4 दीवारी और दरवाजे भी थे। अभी काफ़ी बड़ा शहर बन चुका था और 4 दीवारी के बाहर दूर दूर तक आबादी फैल गई थी। बटाले को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा था और क़याम पाकिस्तान से पहले इस शहर ने ज़िंदगी के हर मैदान में बड़ी नामवर मुसलमान शख्सियतें पैदा की थी, जिनमें शायर, अदीब, दानिश्वर, आलमदीन, हकीम और इंजीनियर्स शामिल हैं। मैं शहर के दरवाजे से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गया और तेज़ निगाहों से माहौल का जायजा लेने लगा। पुलिस का कोई सिपाही मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेहद मोहतात था। मुझे ये नहीं पता था कि लारियों का अड्डा कहाँ है जहाँ से पठानकोट जम्मू को लारियाँ चलती हैं। एक बूढ़ा सिख मेरे करीब से गुजरा तो मैंने वहाँ गुरुजी का खालसा कहा और पूछा कि पठानकोट का लारी अड्डा किस तरफ है। बूढ़े सिख ने एक तरफ इशारा किया और कहा, काका इस तरफ चले जा, आगे लारी अड्डा है। मैं खामोशी से जिस तरफ बूढ़े सिख ने इशारा किया था चल पड़ा। पहले बटाले के बाजार शहर की 4 दीवारी के अंदर ही हुआ करते थे। बाहर चारों तरफ खेत ही खेत होते थे, लेकिन आबादी के बेतहाशा फैल जाने से अब खेत गायब हो गए थे। इनकी जगह दुकानें और मकान और बाजार बन गए थे। लारियों का अड्डा शहर के पुराने शिकस्ता दरवाजे के बाहर फतीले शहर के पहलू में था। कुछ लारियां खड़ी थी। सिख मुसाफिर लारियों में चढ़ते उतरते दिखाई दे रहे थे। अचानक मैंने देखा कि पुलिस के 4-5 सिपाही एक लारी के करीब आए। इस लारी में कुछ मुसाफिर सवार हो चुके थे, कुछ सवार हो रहे थे। पुलिस ने अंदर बैठे मुसाफिरों को बाहर निकलवाया और इनकी चेकिंग शुरू कर दी। वो हर मुसाफिर से कुछ न कुछ पूछ रहे थे। ये मेरे लिए खतरे का सिग्नल था। मैं वहीं से वापस मुड़ा और इधर उधर जाने के बजाय शहर के दरवाजे के अंदर दाखिल होकर बाजार में आ गया। बाजार में लोग आ जा रहे थे। इनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, औरतें भी नजर आ रही थी। तंग सा पुराना बाजार था। दुकानें खुली थी और इनमें हर किस्म का सामान पड़ा था। सामने पुलिस के एक संतरी हाथ में डंडा पकड़े आ रहा था। ये सिख संतरी था। मैं जल्दी से एक दुकान में घुस गया। ये कपड़े की दुकान थी। एक सिख नौजवान ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा, हुक्म महाराज, क्या चाहिए आपको? मैं लकड़ी के खाने में लगे हुए कपड़े के थानों को हाथ लगा लगा कर देखने लगा। फिर मैंने पूछा, महाराज आपके पास देसी खादी होगी? मेरा मतलब है बेशक चरखे पर बनी हो, खुद पर बनी हो, मुझे इससे परवाह नहीं। सिख नौजवान ने जो दुकानदार था कहा, महाराज इस वक्त खड्डी की खादी का एक भी थान नहीं है, कल शाम तक नया माल आ जाएगा। मैंने आंखों के कोनों से देख लिया था कि सिख संतरी बाजार में से आगे उतर गया है। मैंने सिख दुकानदार से कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं कल आ जाऊंगा। मैं दुकान से उतरकर बाजार में आ गया और सामने की तरफ चल पड़ा। अब मैं तेज तेज चल रहा था। बाजार ख़त्म हो गया।
शहर की फसील का एक दरवाज़ा सामने आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही सिपाही मेरे पीछे लगा था और अब भी तेज तेज चल रहा था। जैसे ही मैंने इसे देखा, सिख संतरी ने मुझे दूर से आवाज़ दी, ठहर जाओ। मैंने दौड़ लगा दी और शहर के दरवाजे में से निकलकर बाईं जानिब एक कच्ची सड़क पर आ गया। मेरे दोनों जानिब छोटी छोटी कोठियाँ थीं। बेधड़क मैं एक कोठी में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि कोठी की दूसरी तरफ कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर होगा। मैं इसमें से दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, लेकिन कोठी की दूसरी तरफ कोई दरवाज़ा नहीं था। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकता हुआ मेरी जानिब लपका। मैं दौड़कर कोठी के बरामदे में आ गया और कुत्ते से बचने की कोशिश करने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर एक साड़ी वाली औरत बाहर आ गई। इसने आते ही कुत्ते को झड़क कर कहा, मोती खबरदार, वापस जाओ, चलो। कुत्ता मालकन को देखकर चूं चूं करता वापस चला गया। मैं साड़ी वाली औरत और साड़ी वाली औरत मेरी तरफ देखने लगी। औरत ने कहा, तुम गंगादीन हो? मैंने यूं ही कह दिया, जी हाँ। औरत ने कहा, अंदर आ जाओ। औरत मुझे लेकर अपने साथ ड्राइंग रूम में आ गई। मैं खिड़की के शीशे में से बार बार बाहर कोठी के गेट की तरफ देख रहा था। औरत ने कहा, तुम्हें अमृतसर से बिजली पहलवान ने भेजा है। मैंने देख लिया था कि वही सिख संतरी कोठी के गेट में दाखिल हो चुका है। मैंने औरत से कहा, जी हाँ, मुझे अमृतसर से बिजली पहलवान ने ही भेजा है। मैं समझ गया था कि ये औरत अमृतसर से किसी बिजली पहलवान के भेजे हुए गंगादीन नामी आदमी का इंतजार कर रही है और औरत ने मुझे गंगादीन ही समझ लिया है। अब अगर पुलिस वाले ने इससे मेरे बारे में पूछा तो ये यही कहेगी कि ये अपना आदमी है। औरत ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। औरत ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मैं खिड़की के करीब आकर ओट में होकर खिड़की के शीशे में से बाहर देखने लगा। साड़ी वाली औरत सिख संतरी से बात कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद सिख संतरी वापस चला गया। मैं जल्दी से सोफे पर बैठ गया। औरत दरवाजा बंद करके मेरे पास आकर किस कदर तल्ख लहजे में बोली, गंगादीन, तुम अजीब से बेवकूफ़ आदमी हो। बिजली पहलवान के आदमी होकर ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पहलवान के आदमी अक्सर वारदातें करते रहते हैं और पुलिस इनके पीछे लगी रहती है। तुम्हें चाहिए था कि रात के वक्त बटाले आते। मैंने कहा, बीबी जी, गलती हो गई, बस ख्याल नहीं रहा। औरत मेरे पास सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, सिख सिपाही तुम्हें पकड़कर थाने ले जाना चाहता था। मैंने से कहा कि तुम मेरे अपने आदमी हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो चला गया। वैसे भी यहाँ की पुलिस मुझे जानती है और मैंने तुम्हारे बिजली पहलवान की तरह इनका माहवारी भत्ता लगा रखा है। औरत ने नौकर को आवाज़ दी। एक पहलवान किस्म का नौकर अंदर आ गया। औरत ने कहा, बंसी चाय लाओ। नौकर चला गया। औरत की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 30 और 35 के दरमियान होगी। रंग गोरा था, बाल बड़ी खूबसूरती से बनाए हुए थे, खुद भी अच्छी नैन नक्श वाली थी। आंखों के गिर्द हल्के थे, जिन्हें छुपाने के लिए इसने बड़ा गहरा मेकअप कर रखा था। मैं फौरन समझ गया था कि यहाँ गलत किस्म के काम होते हैं, लेकिन वहाँ मैं महफूज ज़रूर हो गया था। शाम का अंधेरा छा गया था। इस वक्त मुझे पठानकोट जम्मू वाली कोई लारी भी नहीं मिल सकती थी। ये औरत मुझे गंगादीन समझ बैठी थी और मेरा इंतजार भी कर रही थी। जाहिर है गंगादीन के साथ इसे कोई बड़ा अहम काम होगा और मैं गंगादीन के रूप में इसके यहाँ एक रात ज़रूर बसर कर सकता था। दिल में मैं खुदा की कुदरत पर हैरान हो रहा था कि अगर वो चाहे तो अपने बंदे को बचाने के लिए गैब से कैसे कैसे असबाब पैदा कर देता है। औरत बिजली पहलवान के बारे में बातें करती रही। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, पहलवान जी की कमलाबाई का क्या हाल है? अब इनके पास ही है कि चली गई है? मैंने यूं ही कह दिया, नहीं जी, कमलाबाई पहलवान जी के पास ही है। औरत ने पर्स में से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। नौकर ट्रे में चाय की 2 प्याले रखकर चला गया। औरत ने मुझसे कहा, चाय पियो। वो खुद भी चाय पीने लगी। फिर इसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, गंगादीन, बिजली पहलवान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। तुम्हारे काम के 20,000 रुपये तय हुए हैं। 10,000 रुपये मैंने बिजली पहलवान को पहुंचा दिए थे, इसने तुम्हें दे दिए होंगे। मैंने कहा, जी हाँ बीबी जी, मुझे मिल गए हैं। अब मैं वहाँ अपने आप को पक्का गंगादीन ही जाहिर करना चाहता था। सिर्फ इसी सूरत में वहाँ रात बसर कर सकता था। औरत ने कहा, 10,000 रुपये तुम्हें काम खत्म होने के बाद मेरा ड्राइवर इसी वक्त दे देगा, समझ गए हो ना? जी हाँ, समझ गया हूँ, मैंने कहा। मैं सोच रहा था ऐसा कौन सा काम गंगादीन ने करना था जिसका मुआवजा 20,000 रुपये तय हुआ था। बिजली पहलवान भी कोई अमृतसर का मशहूर जुराइम पेशा बदमाश होगा और ये औरत भी इसी टाइप की लगती थी। औरत ने सिगरेट का कश लगाकर कहा, मेरा ड्राइवर सुबह सुबह तुम्हें गाड़ी में बिठाकर पठानकोट ले जाएगा। वो तुम्हें सेठ मलका राम की कोठी दिखा देगा। मेरा ड्राइवर तुम्हें एक भरी हुई कलाशनकोफ भी दे देगा जिसे तुमने अपनी कमीज के अंदर छुपाना होगा। तुम सेठ मलका राम की कोठी के गेट से जरा आगे किसी जगह छुपकर घात लगाकर बैठ जाओगे। मलका राम दिन के 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान कार में सवार होकर अपनी फैक्ट्री की तरफ जाता है। जैसे ही इसकी गाड़ी कोठी से निकलकर तुम्हारे करीब पहुंचेगी, तुम सामने आकर इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दोगे। याद रखना, सेठ को कत्ल करना ज़रूरी है। अगर वो कत्ल ना हुआ तो तुम्हें दी हुई सारी रकम हम वापस ले लेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? वो औरत मुझे कह रही थी कि तुमने कत्ल करना है। अगर वो कत्ल ना हुआ तो तुम्हें दी हुई सारी रकम हम वापस ले लेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं अब समझ गया था और मैंने ये भी सोच लिया था कि पठानकोट पहुंचकर मुझे क्या करना होगा। मैं दिल में खुदा की कुदरत पर हैरान था कि इसने मुझे पठानकोट पहुंचाने का कैसे इंतज़ाम किया है। मैंने कहा, आप फिक्र ही ना करें जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है और मेरा निशाना भी बड़ा ठीक है।
औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिजली पहलवान ने भी मुझे तुम्हारे बारे में यही कहा था कि गंगादीन 7 कत्ल कर चुका है। अब तुम खाना खा लो, फिर सो जाना, तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, मेरा ड्राइवर तुम्हें जगा देगा। के बाद वो औरत चली गई। मैंने ड्राइंग रूम का जायजा लिया। खूब सजा हुआ कमरा था, दीवारों पर नीम और औरतों की तस्वीरें भी लगी थी और कॉर्नर्स के ऊपर कृष्ण की मूर्ति भी रखी हुई थी। नौकर बंसी खाना ले आया। मुझे खूब भूख लग रही थी। मैंने खाना खाया। नौकर बंसी ने कहा, मेरे साथ आ जाओ। वो मुझे कोठी के एक छोटे से कमरे में ले गया जहां पलंग पर एक बिस्तर लगा हुआ था। नौकर बंसी चला गया। मैं जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया। छत का पंखा मैंने नहीं चलाया था क्योंकि रातें खंक हो गई थी। अमृतसर से बिटाले तक पैदल चलकर आया था। लेटने के थोड़ी ही देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। सूरज निकलने से पहले पहले नौकर बंसी ने आकर मुझे जगा दिया और बोला, तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें लेने आ गया है। मैं जल्दी से उठा। गुसल खाने में जाकर मैंने मुंह हाथ धोया। बाहर निकला तो बंसी चाय की प्याली मेज पर रख गया था। मैंने जल्दी जल्दी चाय पी और ड्राइंग रूम में आ गया। वहां एक बड़ी बड़ी मूछों वाला भारी भरकम आदमी खेत की बक्कल मारे बैठा सिगरेट का कश लगा रहा था। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम गंगादीन है। ड्राइवर ने कहा, मैं राम सिंह ड्राइवर हूँ, मेरे साथ आ जाओ। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम से निकलकर कोठी के छोटे से सहन में आ गया। वहां गहरे रंग की मारुति खड़ी थी। ड्राइवर ने मुझे अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, रास्ते में एक जगह सड़क खराब है, मगर फिक्र न करो, हम वक्त पर पठानकोट पहुंच जाएंगे। गाड़ी कोठी के सहन से निकलकर पिछले पहर के मलगजे अंधेरे में सड़क पर आकर एक तरफ रवाना हो गई। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं पुलिस की निगाहों से बचकर पठानकोट पहुंच जाऊंगा। पठानकोट पहुंचने के बाद मैंने जो कुछ करना था वो मैंने पहले से सोच रखा था। कार बटाले से चली थी तो पिछले पहर का वक्त था। रास्ते में दिन निकल आया। राम सिंह बड़ा तजर्बेकार ड्राइवर था। अभी मैदानी इलाका था। सड़क पर सुबह के वक्त रश भी नहीं था। वो काफी तेज गाड़ी ले जा रहा था। गुरदासपुर आया और गुजर गया। इसके बाद नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। फिर सुभानपुर आ गया। राम सिंह ने कहा, यहाँ हम नाश्ता करेंगे। घड़ी देखकर कहने लगा, हम पठानकोट ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। सुभानपुर में चाय की दुकानों के पास इसने गाड़ी खड़ी कर दी। वहां हमने नाश्ता किया और आगे रवाना हो गए। अब नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। जिस वक्त दूर से पठानकोट शहर के मकान नजर आने लगे तो राम सिंह ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और बोला, गंगादीन देख लो, हम राइट टाइम पर पहुंचे हैं, 10 बज रहे हैं। तुम्हारे शिकार के अपनी कोठी से निकलने में अभी आधा घंटा बाकी है। वो ठीक वक्त पर उदाना फैक्ट्री जाता है। मैंने यूं ही पूछ लिया, इस आदमी से बीबी जी की कोई पुरानी दुश्मनी लगती है? राम सिंह ने गाड़ी को शहर की एक सड़क पर डालते हुए कहा, तुम ये मत पूछो, बस जाकर अपना काम करो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं खामोश रहा। गाड़ी पठानकोट के एक बार सड़क पर से गुजरती हुई एक नई कॉलोनी वाले इलाके में दाखिल हो गई। वहां बड़ी खूबसूरत कोठियां और बंगले बने हुए थे। गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। एक जगह पहुंचकर राम सिंह ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और इसे बाईं जानी मोड़ दिया। यहाँ बंगलों की कतार कुछ दूर तक चली गई थी। राम सिंह ने कुछ फासले पर गाड़ी खड़ी कर दी और मुझसे कहा, गंगादीन तुम यहाँ गाड़ी में बैठे रहो। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। राम सिंह गाड़ी से उतरकर गाड़ी के बोनट के पास गया। इसने बोनट खोल दिया और इंजन को चेक करने लगा। फिर बोनट को इसी तरह खुला छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गया। इसने एक बंगले की तरफ इशारा करके कहा, वो काले गेट वाला दरवाजा मलखा राम की कोठी का है। ठीक 10:30 बजे कोठी के अंदर से इसकी गाड़ी निकलेगी जिसे ड्राइवर चला रहा होगा। सेठ मलखा राम पिछली सीट पर बैठा होगा। तुम सामने वाले दरख्तों के पीछे घात लगाकर बैठोगे। जैसे ही सेठ की गाड़ी बाहर आएगी तुम सामने आकर इस पर कलाशनकोव का फायर खोल दोगे। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि सेठ मर चुका है तो दूसरी कोठी के पीछे से दौड़कर वो सामने वाले दरख्त के पास आ जाना। मैं गाड़ी स्टार्ट किए वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। राम सिंह ड्राइवर ने मुझे वो दरख्त भी दिखा दिया जिसके पास वो गाड़ी स्टार्ट किए मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद सीट के नीचे से राम सिंह ड्राइवर ने कपड़े में लिपटी हुई कलाशनकोव निकालकर मुझे दिखाई और कहा, ये फुल लोडेड है, तुम इसे चलाना जानते हो ना गंगादीन? मैंने कहा, बिल्कुल जानता हूँ महाराज, आप फिक्र ही ना करें। समझ लो मलखा राम की जिंदगी के बस थोड़े ही मिनट रह गए हैं। राम सिंह ड्राइवर मुस्कुराने लगा। इसने कलाशनकोव इसी तरह कपड़े में लपेट कर मेरे हवाले कर दी और बोला, पूरा मैगजीन सेठ और इसके ड्राइवर पर खत्म कर देना। फिक्र न करना, यहाँ सब दौलतमंद लोग बुज़दिल लोग रहते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर कोई बंगले से बाहर नहीं निकलेगा और पुलिस का थाना यहाँ से काफी दूर है। जाओ, मैं सामने दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। राम भली करेगा। मैंने कपड़े में लिपटी हुई कलाशनकोव बगल में दुबाई और गाड़ी से निकलकर सेठ मलका राम की कोठी की तरफ चल पड़ा। कोठियों की कतार जहां से शुरू होती थी मैं इसी जाने मुड़ गया। वहां से तीसरी कोठी सी मलका राम सेठ की थी जिसको कत्ल करने के लिए मुझे गंगादीन समझकर भेजा गया था। मगर अब मैं गंगादीन नहीं था, मैं कमांडो था जिसने गंगादीन के भेस में सिर्फ पठानकोट तक पहुंचना था, जहां से मुझे कटुआ जम्मू तवी वाली लारी पकड़कर कश्मीर के महाद की तरफ फरार होना था। और मैं पठानकोट पहुंच चुका था। मैंने निगाह सेठ मलका राम की कोठी की तरफ डाली। कोठी का काला गेट बंद था। बाहर नेम प्लेट पर सेठ का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में लिखा हुआ था। मैं आगे निकल गया। मेरे बाएं जाने वो दरख्त था जिसकी ओट में गंगादीन को घात लगाकर बैठना और सेठ की गाड़ी के बाहर निकलते ही इंतजार करते हुए फायर कर देना था। ये दरख्त कोठियों के दरमियान छोटी सी गली के कोने पर वाक़ था। मैं दरख्त की तरफ मुड़ गया। दरख्त के करीब आकर मैंने पीछे देखा। मुझे राम सिंह ड्राइवर की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वो मेरी नजरों से ओझल हो चुका था।
मैंने दरख्त के पीछे जाकर सबसे पहला काम ये किया कि कपड़े में लिपटी हुई कलाशनकोफ वहाँ फेंक दी और कोठी के दरमियान जो गलीनुमा तंग सा रास्ता बना हुआ था इस पर मुखालिफ सिमत को तेज तेज चलने लगा। मेरे पास 10-15 मिनट थे। इन 10-15 मिनटों के दौरान राम सिंह ड्राइवर मेरी तलाश में मेरे पीछे नहीं आ सकता था। वो गाड़ी आगे बढ़ाकर दूसरे दरख्त के नीचे मेरे इंतजार में होगा। वो यही समझ रहा होगा कि मैं यानी गंगादीन असला लिए दरख्त की ओट में घात लगाए सेठ की गाड़ी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। 10-15 मिनट के बाद सेठ ने कोठी से बाहर नमूदार होना था और गंगादीन ने इस पर बाहर खोलना था। फायर के धमाकों की आवाज़ सुनकर राम सिंह ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देना था ताकि गंगादीन दौड़ता हुआ आए और वैसे गाड़ी में बिठाकर वहां से फरार हो जाए। लेकिन वहां कुछ और ही ड्रामा होना था। 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं सेठ मलकर राम की कोठी से बहुत दूर निकल गया था। पठानकोट मेरे लिए अजनबी शहर था। मैं अंधाधुंध चला जा रहा था। एक जगह ढलान के नीचे मुझे शहर की आबादी दिखाई दी। इधर से लारियों के हॉर्न की भी आवाज़ें कभी कभी सुनाई दे जाती थी। मैं जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ ढलान उतरकर सड़क पर आ गया। सड़क पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक जारी थी। मैं आबादी की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगा। ये पठानकोट शहर की पुरानी बस्ती थी। मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ से जम्मू की तरफ लारियाँ कहाँ से जाती हैं। इस आदमी ने बताया कि सामने वाले बाजार की दूसरी जानिब लारियों का अड्डा है। इस आदमी ने कलाई पर गड़ी बांधी हुई थी। मैंने वक्त पूछा। मालूम हुआ कि 10:30 बजने में सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। मैं सामने वाले बाजार में से होता हुआ दूसरी जानिब निकला तो वहाँ एक जगह लारियों का अड्डा था जहाँ कई लारियाँ खड़ी थी। पठानकोट काफी बड़ा और अहम शहर बन गया था। वहाँ इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा भी था। वहाँ से जम्मू की तरफ लारियाँ आती जाती रहती थी। जम्मू जाने वाली एक लारी में मुसाफिर बैठना शुरू हो गए थे। मैंने जम्मू का टिकट खरीदा और लारी में दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठ गया। इस वक्त 11:45 बज रहे थे। राम सिंह ड्राइवर दरख्त के नीचे गाड़ी में बैठा क्या कर रहा होगा और क्या सोच रहा होगा इसकी मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। राम सिंह ड्राइवर के लारियों के अड्डे की जानिब आने का इम्कान ही नहीं था क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि गंगादीन कलाशनकोफ फेंक कर जम्मू की तरफ फरार होने के लिए लारी में बैठा होगा। अब तो मुझे कोई तशवीश थी तो सिर्फ ये थी कि लारी में कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं बैठा हुआ। मैंने बड़े तरीके से एक मुसाफिर का जायजा लिया। इन मुसाफिरों में मुझे कोई पुलिस वाला दिखाई ना दिया। अगर खुफिया पुलिस वाला मुझे पहचान लेता तो मैं भी खुफिया पुलिस वाले को काफी हद तक पहचान लेता था। कुछ ही देर के बाद लारी जम्मू की तरफ रवाना हो गई। खटुआ के करीब पहुंचकर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। जैसे जैसे लॉरी आगे बढ़ रही थी आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। मुसाफिरों में से किसी ने कहा कि ऊपर बड़ी बारिशें हो रही हैं। तवी की नदी चढ़ी हुई है। तवी दरिया है जो जम्मू शहर में से गुजरता है। हम लोग इसे दरिया कहते हैं मगर वहाँ के लोग इसे नदी या नहर कहते हैं। लारी खटुआ के लारी अड्डे पर रुकी तो आसमान बादलों में छुप गया था और बारिश शुरू हो गई थी। मैं चाहता था कि जम्मू तक खूब बारिश हो ताकि रास्ते में पुलिस या फौज की चेकिंग का इम्कान न रहे। खटुआ कुछ मुसाफिर उतर गए, कुछ चढ़े और लारी आगे चल पड़ी। लारी पहाड़ी रास्तों में से गुजर रही थी। बारिश की वजह से इसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। रास्ते में 2-3 बरसाती नाले आए जो बड़े शोर से बह रहे थे। खटुआ से 6-7 मील आगे जाने के बाद बारिश रुक गई। लारी एक पहाड़ी मोड़ काट कर सीधी सड़क पर आए तो कुछ फासले पर मुझे सड़क के दरमियान 2-3 फौजी खड़े दिखाई दिए। इन्हें देखकर मैं कुदरती तौर पर कुछ परेशान हो गया। मैं लॉरी से उतर नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा कि मामूल की चेकिंग होगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। फौज ने सड़क में रुकावट खड़ी कर रखी थी। एक तरफ बैरिक थी जिसके बरामदे में 2 मुसल्लह फौजी टेंशन होकर खड़े थे। लारी रुकावटों के करीब जाकर सड़क के किनारे एक तरफ खड़ी हो गई। ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर मुसाफिरों से कहा, अपने अपने कार्ड निकाल कर रख लो। मैं समझ न सका कि कार्ड से ड्राइवर का क्या मतलब है। मैंने अपने साथ बैठे हुए मुसाफिर से पूछा तो मालूम हुआ ड्राइवर का मतलब शनाख्ती कार्ड से था। मैंने इसे कहा कि भैया मैं तो परदेश गया हुआ था, 2 महीने बाद वापस आया हूँ, मेरा कार्ड तो जम्मू मेरे घर पर ही है। मुसाफिर ने कहा, महाराज फिर तो समझो तुम फंस गए हो, फौज तुम्हें पकड़कर छावनी ले जाएगी। इस मुसाफिर की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि पिछले 1 माह से बड़ी सख्ती हो रही है और जम्मू आने वाले मुसाफिरों को हुक्म दिया गया है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखकर सफ़र करें। जिस मुसाफिर के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता इसे फौज पकड़कर बिठा लेती है और इसे पूछ-गुछ के लिए छावनी ले जाती है। अब तो मैं वाकई परेशान हो गया, लेकिन मेरे चेहरे से अपनी परेशानी को जाहिर न होने दिया। लारी में 30-35 के करीब मुसाफिर सवार थे। इनमें सिख भी थे, हिंदू भी थे और हो सकता है कि मुसलमान भी हों। 4 फौजी लारी के पास आ गए। इन्होंने सब मुसाफिरों को नीचे उतार लिया। सबने अपने अपने हाथों में शनाख्ती कार्ड पकड़ रखे थे। चेकिंग शुरू हो गई। तो फौजी सिपाही हर एक मुसाफिर का शनाख्ती कार्ड देखते, इसे चेक करते, इससे 2-1 सवाल करते और इसे कहते कि लारी में बैठ जाओ। मैं भी मुसाफिरों के दरमियान ही खड़ा था। मैंने सोच लिया था कि मैं शनाख्ती कार्ड न होने का क्या जवाब पेश करूंगा। जब मेरी बारी आई, फौजी सिपाही ने मुझसे शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा तो मैंने कहा, सर मैं 2 महीने पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिल्ली गया हुआ था। बाद में यहाँ शनाख्ती कार्ड की पाबंदी हो गई। मुझे मालूम होता तो मैं शनाख्ती कार्ड साथ ही ले जाता। दोनों फौजी जवान डोगरा रेजिमेंट के थे। एक हवलदार और दूसरा लांस नाइक था। हवलदार ने पूछा, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहाँ रहते हो? जम्मू में। लांस नाइक ने पूछा। मैंने कहा, जनाब बड़े मंदिर वाले बाजार में हमारी स्टेशनरी की दुकान है। मेरा नाम अब्दुल रशीद डाड़ है। तुम कश्मीरी हो? दूसरे ने सवाल किया। मैंने कहा, जनाब मैं मलिक कोटले का पंजाबी कश्मीरी हूँ। वालिद साहब एक अरसे से जम्मू में आकर आबाद हो गए थे। मैं स्टेशनरी की दुकान पर वालिद साहब के साथ ही काम करता हूँ।
हवलदार ने पूछा, तुम बड़े मंदिर वाले बाजार में रहते हो, इस मंदिर का नाम क्या है? मैंने कहा, नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। हवलदार ने लांस नाइक से कहा, इसको ले जाकर बरामदे में बिठाओ, इसे कैंप में सीओ साहब के आगे पेश करो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, डोगरा लांस नाइक मुझे बाजू से पकड़कर सड़क के किनारे चेक पोस्ट के बैरिक के बरामदे की तरफ ले गया। बरामदे में मुझे सतूनों के साथ बिठा दिया गया। एक फौजी ने मुझसे कहा, इसको काबू में रखो। ये कहकर लांस नाइक लारी की तरफ चला गया। दो डोगरा फौजी सिपाही जिनके पास राइफलें थी मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। खतरे का अलार्म बज चुका था। डोगरा फौजी मुझे कैंप में ले जाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश करने वाला था। इसका मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि मैं पकड़ा गया हूँ। मैंने फरार की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। लारी के 10-11 मुसाफिर ही चेक होने वाले रह गए थे। इसके बाद मुझे किसी फौजी गाड़ी में बिठाकर फौजी कैंप में ले जाना था। मेरे पास सिर्फ 6-7 मिनट ही थे। मुझे जो कुछ करना था इन 6-7 मिनटों में ही करना था। अगर मैं इस दौरान फरार होने में कामयाब नहीं होता तो फिर टॉर्चर सेल ही मेरी किस्मत थी। वहशियाना तशद्दुद था और एक अदियतनाक मौत थी। मैंने इर्द गिर्द एक निगाह डाली। मैं बैरिक के बरामदे में जहाँ बैठा हुआ था वहाँ मेरे पीछे पहाड़ी ढलान थी जो दूर तक नीचे चली गई थी। नीचे गहरी खाई थी जहाँ एक तेज रफ्तार बरसाती नाला बह रहा था। पहाड़ी की ढलान नीचे बरसाती नाले तक चली गई थी। ढलान पर कोई झाड़ी वगैरह भी नहीं थी, सूखी घास ही घास थी। मैंने लॉरी की तरफ देखा। चेक होने वाले सिर्फ 3 मुसाफिर रह गए थे। मैंने अपने दाएं बाएं खड़े डोगरा फौजियों को देखा। दोनों टेंशन होकर खड़े थे। राइफलें इन्होंने कंधों के साथ लगा रखी थी। मैंने सर खुजाने के बहाने एक बार फिर नीचे ढलान की तरफ देखा। दूर नीचे बरसाती नाला जोरों शोर से मौजों पर को उछालता बह रहा था। काउंटडाउन खत्म होने वाला था। अदियतनाक मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी। जहां मैं बैठा था वहां मौत यकीनी थी। नीचे भी अगरचे मौत थी लेकिन जिंदगी की उम्मीद बाकी थी। डोगरा हवलदार और लांस नाइक ने लारी के मुसाफिरों की चेकिंग खत्म कर ली थी और वो बैरिक के बरामदे की तरफ आ रहे थे। जैसे ही इन्होंने फौजी अंदाज में चलते हुए बरामदे की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मैंने अपने आप को नीचे ढलान पर गिरा दिया। ढलान पर गिरते ही मैं फुटबॉल की तरह घूमता कलाबाजियां खाता नीचे ही नीचे जाने लगा। मुझे 303 राइफल के फायर के धमाके सुनाई देने लगे। ऊपर से फौजी ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां कहाँ जा रही थी मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना एहसास था कि कोई भी गोली मुझे नहीं लगी थी। मैं फुटबॉल की तरह उछलकर ढलान पर इधर से उधर लड़कता ही चला जा रहा था और फिर मैं बरसाती नाले के ठंडे पानी में गिर पड़ा। तूफानी नाले की तेज रफ्तार मौजें मुझे इधर उधर घुमाती, ऊपर नीचे करती आगे ही आगे ले जाने लगी। मेरा सर कभी मौजों में डूब जाता, कभी मौजों से बाहर आता। एक बार मेरा सर पानी से बाहर निकला तो मुझे फायरिंग के धमाकों में गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं समझ गया कि फौज ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया है। अभी तक मैं जिंदा था, अभी तक मुझे गोली नहीं लगी थी। बरसाती नाले की मौजें इस कदर तेज थी कि मेरे पाँव किसी जगह नहीं टिकते थे। तेज रफ्तार मौजें मुझे हाथ पैर मारने की भी मोहलत नहीं दे रही थी। उस पर सितमदर्फी कि मुझ पर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। ये फायरिंग इसी फौजी जीप से हो रही थी जिसमें 4 फौजी जवान सवार थे। नाला नीचे काफी गहराई में था और मैं अब ऊपर वाले फौजियों को नजर भी नहीं आ रहा था। वो अंदाज से नाले पर फायरिंग करते जा रहे थे। मुझे यही डर था कि अगर बरसाती नाले के ऊपर साथ साथ जाने वाली पहाड़ी सड़क किसी जगह नाले के बराबर आ गई तो मैं पानी में देख लिया जाऊंगा और अंधाधुंध फायरिंग की जद में आ जाऊंगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नाला और ढलान की तरफ जा रहा था जिसकी वजह से मौजों की रफ्तार में इजाफा हो गया था। मैं मजीद तेजी से आगे ही आगे बहे जा रहा था। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पानी के अंदर रखने की कोशिश कर रहा था। एक सेकंड के लिए मेरा सर पानी से बाहर आता तो मैं अपनी दोनों जानिब पहाड़ की ढलानों को देखता जो ऊपर तक चली गई थी। ऊपर से फायरिंग अब वक्फे वक्फे से होने लगी थी। शायद इसलिए जीप में नाले के साथ साथ मेरे ताकुब करते डोगरा फौजियों की नजरों से मैं ओझल हो गया था। एक बार मेरा सर तेज रफ्तार मौजों से फिर उभरा तो मुझे सामने एक तारीख सुरंग का दहाना दिखाई दिया और दूसरे लम्हे बरसाती नाला शोर मचाता मौजों को उछालता सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में सिवाय अंधेरे और मौजों के गूंजते हुए शोर के और कुछ नहीं था। लेकिन मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया, मैं डोगरा फौजियों की फायरिंग से बच गया था। मैंने महसूस कर लिया था कि तूफानी नाला ज़्यादा गहरा नहीं है, मगर मेरे पाँव अभी तक नाले की तह पर नहीं टिके थे। मैं पाँव जमाने की कोशिश करता तो तेज रफ्तार पानी की मौजें मेरे पाँव उखाड़ देती थीं। मैं सुरंग के अंदर बहता चला गया। सुरंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक जगह मैंने महसूस किया कि अंधेरे में सुरंग एक तरफ को मुड़ गई है, जहाँ पानी का बहाव और तेज हो गया था। सुरंग में हल्की हल्की सफेदी झलकने लगी थी, फिर एकदम से रोशनी हो गई। तूफानी नाला सुरंग से बाहर आ गया था और बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। सुरंग से बाहर निकलते ही पानी का बहाव सुस्त पड़ गया। मैंने तैरना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पानी गहरा था। मैंने देखा कि बरसाती नाला 2 ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक दरिया में आकर शामिल हो गया है जिसका पाट काफी चौड़ा था। मैं तैरता चला जा रहा था। मुझे मालूम था ये दरिया आगे जाकर इससे भी बड़े दरिया में उतर जाएगा। मुझे ये भी मालूम था कि ये दरिया पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहा बल्कि मेरे दुश्मन मुल्क से गुजरता हुआ समंदर में जा गिरेगा। मैं अभी पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहता था। अभी कश्मीर पर गासिब फौजियों का कब्जा था। अभी अपनी आज़ादी का हक मांगने वाले कश्मीरी मुसलमानों को भारतीय फौजी वहशियाना जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। अभी कश्मीर के दरो दीवार जल रहे थे। अभी कश्मीर के चिनारों से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। अभी मैं कैसे पाकिस्तान जा सकता था? मैं मैदान जंग में था।
मैं मैदान जहाद में था, मैं मैदान करबला में था, और मैदान करबला में दुश्मन से जंग करते हुए शहीद हो जाने की सादत से महरूम होने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अभी मैं शहीद नहीं हुआ था, अभी कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ था। मैं अल्लाह का शेर था, इस्लाम का सिपाही था। मुझे एक नई आन, एक नई शान, पहले से ज़्यादा खतरनाक जज्बे के साथ कहर की बिजलियां बनकर दुश्मन पर झपटना था। मैंने तैरते तैरते अल्लाह अकबर का फलक शगाफ नारा मारा और किनारे की तरफ बढ़ने लगा, मतलब दुश्मन की तरफ बढ़ने लगा।